बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मैं आपका इंस्ट्रक्टर शहबाज अली और मैं आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल डिजिटल एजुकेशन पर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एल्गोरिदम एनालिसिस को। तो वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। इसके साथ साथ आप तमाम व्यूवर्स से दरख्वास्त है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। एल्गोरिथम एनालिसिस कहता क्या है? एल्गोरिथम एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिथम। एल्गोरिथम एनालिसिस बेसिकली एक ऐसे प्रोसेस का नाम है जो कि बताता है कि स्पेसिफिक एल्गोरिथम के अंदर कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। अच्छा, अब एल्गोरिथम के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी का अंदाज़ा आप कैसे मेजर कर सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे एनालिसिस कर सकते हैं? दो चीज़ें होती हैं, एक आप देखते हैं टाइम और दूसरा आप देखते हैं स्पेस, कि एक एल्गोरिथम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अंदर कितना टाइम ले रहा है और दूसरा वो मेमोरी में स्टोर होने के लिए उसको कितनी स्पेस चाहिए। इन दो की बेस पर आप क्या करते हैं, अच्छे एल्गोरिथम का क्या करते हैं, फाइनलाइज करते हैं। अब एनालिसिस क्या है, ये हमें प्रिडिक्ट करता है कि फला एल्गोरिथम जो है वो प्रॉब्लम्स को क्या करेगा, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर और पर्टिकुलर स्पेस के अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेगा। अगर वो ऐसा कर सकेगा तो हम कहेंगे ये एक का एफिशिएंट एल्गोरिथम है। अब इसमें दोनों टॉपिक डिस्कस करेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से भी देखेंगे और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से भी देखेंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्या कहता है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज अ मेजर ऑफ हाउ द रन टाइम ऑफ एल्गोरिथम इंक्रीज एज द साइज ऑफ इनपुट डाटा ग्रोज। यानी कि टाइम के अंदर उस एल्गोरिथम को जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है उसको कितना टाइम लग रहा है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे। और जैसे ही आप इनपुट का साइज जो आप अपने एल्गोरिथम को दे रहे हैं, अगर वो इनपुट का साइज इंक्रीज होगा तो आपका जो एल्गोरिथम है वो कितना टाइम लेगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। इट हेल्प्स us understand how efficiently an algorithm can performs with dealing a larger amount of data। और ये हमें एनालिसिस करने में मदद फराहम करता है कि कैसे अगर जो डाटा है वो लार्जर क्वांटिटी में दिया जाएगा तो उसके लिए कितना टाइम दरकार होगा। इस बात को एक एग्जांपल से कंसीडर करते हैं। कंसीडर द टास्क ऑफ सॉर्टिंग अ लिस्ट ऑफ नंबर। वो कहता है आपको एक लिस्ट दी जाती है नंबर्स को सॉर्ट करने के लिए। इफ द लिस्ट हैज ओनली अ फ्यू नंबर्स, अगर लिस्ट के अंदर चंद एक नंबर होते हैं तो कहता है द टास्क माइट बी क्विक, तो ये काम आप जल्दी कर लेते हैं। However, as the volume of number increase, लेकिन जैसे ही आप नंबर को इंक्रीज करते हैं टाइम रिक्वायर्ड टू सॉर्ट देम आल्सो इंक्रीज, और जो टाइम दरकार होगा अगर नंबर इंक्रीज कर देंगे तो यकीनन वो टाइम भी बढ़ जाएगा। यानी पहले आपके पास एक लिस्ट आप सॉल्व कर रहे थे जिसमें आपके पास थे सिर्फ 5 नंबर। ये ना आप कहेंगे सर इसको सॉल्व करने में भी कितना टाइम लगा, 5 मिनट लगे हमारे पास मिसाल के तौर पर। अगर आप लिस्ट बढ़ाते हैं, लिस्ट 5 से कर देते हैं 10, तो इसका मतलब है उसको आप जो टाइम है वो भी कितना लगेगा, 10 लगेगा। अब वो कहता है द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अलाउज अस टू प्रिडिक्ट हाउ दिस टाइम विल ग्रो एज द साइज ऑफ लिस्ट बिकम्स लार्जर। कि अगर जो लिस्ट है उसका साइज आप बड़े से बड़ा करते जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे। इस बात को यानी टाइम को हम अंडरस्टैंड करेंगे बिग ओ नोटेशन से। बिग ओ नोटेशन इज अ मैथमेटिकल वे टू डिस्क्राइब द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। बिग ओ बेसिकली क्या है, एक मैथमेटिकल वे होता है जिससे आप एक एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को क्या कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं। It provides an upper bound on a time an algorithm will take to complete as input size grows। अच्छा, अपर बाउंड से क्या मुराद है? जैसा कि आपके सामने मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक लिस्ट है जिसमें 3 नंबर है, 1 2 3। अब आप कहेंगे सर इसमें तो हो सकता है बिल्कुल ही ना होने के बराबर टाइम लगे क्योंकि नंबर ऑलरेडी क्या है, सॉर्टेड फॉर्म में है। अब ये लिस्ट में देता हूं आपको 3 2 1 और मैं आपको कहता हूं इस लिस्ट को आपने सॉल्व करना है किसके अंदर, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो ये आपके पास डाटा लिस्ट की वो फॉर्म है जिसमें सबसे वर्स्ट टाइम लगेगा। तो अपर बाउंड का मतलब ये होता है कि सबसे वर्स्ट केस यानी मैक्सिमम कितना टाइम लग सकता है उस प्रॉब्लम को, ऐसी सिचुएशन में भी आपको बता सकता है कि वो टाइम कितना हो सकता है। अपर बाउंड का मतलब यहां पे ये है।
दिस नोटेशन हेल्प्स इन कंपेयरिंग द एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट एल्गोरिदम्स बाय गिविंग अ क्लियर पिक्चर ऑफ देयर परफॉर्मेंस। इस तरह हमारे पास एक मैकेनिज्म मिल गया है कि हम मुख्तलिफ एल्गोरिदम की एफिशिएंसी को आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं बिग ओ नोटेशन की मदद से। अब वो कहता है बिग ओ यूजेस अ सिंबल्स टू डिस्क्राइब, ये एक बिग ओ एक सिंबल है, हम यूज करते हैं हाउ द रन टाइम ऑफ एन एल्गोरिदम चेंज विद द साइज ऑफ इनपुट, कि कैसे एक एल्गोरिदम का जो रन टाइम है वो चेंज हो जाएगा जैसे ही आप क्या करेंगे, इनपुट आप चेंज करेंगे। इसमें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है आपके पास बिग ओ ऑफ 1, कांस्टेंट टाइम, द रन टाइम डज नॉट चेंज विद द साइज ऑफ इनपुट। वो कहता है यहां पर टाइम जो है वो चेंज नहीं होता, आप जितनी मर्जी ज्यादा इनपुट को क्या कर दें, चेंज कर दें या बढ़ा दें। अब यहां पे एक ग्राफ है, उसकी मदद से भी आप देखते हैं, यहां पे आपके सामने जो ये ग्रीन लाइन है ये शो कर रहा है बिग ओ ऑफ 1 टाइम, यानी इतना टाइम लगेगा। आप देखें यहां पे टाइम इस तरह आपके पास ग्रो कर रहा है और लिस्ट का साइज इस तरह ग्रो कर रहा है। अब वो कहता है लिस्ट आप देखें इंक्रीज हो रही है, जितनी मर्जी इंक्रीज कर दें, लेकिन जो टाइम है वो कांस्टेंट है, यानी टाइम इंक्रीज नहीं होगा, आप नंबर ऑफ डाटा बेसिक जितना मर्जी इंक्रीज कर दें। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपके सामने है कि असाइनिंग द फर्स्ट नेम इन अ स्टूडेंट लिस्ट, कि आपने सिर्फ पहला नाम जो है वो असाइन करना है। यानी मैं कहता हूं कि एक लिस्ट आपके पास है, उसमें से पहले स्टूडेंट का नाम जो है वो पढ़ के बताना है। अब डजंट मैटर वो लिस्ट 5 स्टूडेंट की है, उसमें से भी पहला नाम बताना है, वो लिस्ट 5000 स्टूडेंट्स की है, उसमें से भी पहला नाम बताना है। तो आप देखें यहाँ पे स्पीड क्या है, यानी टाइम कितना लगा, सेम लगा। अब हम चलते हैं दूसरे पर जो कि आपके पास है बिग ओ ऑफ n, ठीक है। अब यहां पे क्या कहते हैं, लीनियर टाइम होगा, द रन टाइम ग्रोज लीनियरली विद द साइज ऑफ इनपुट, यानी जितना आप क्या करेंगे, डाटा साइज इंक्रीज करेंगे उतना ही टाइम जो होगा वो इंक्रीज होगा। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास नंबर 1 है तो टाइम भी कितना लगेगा, 1 लगेगा। अगर नंबर 2 है तो टाइम आपको कितना लगेगा, 2 लगेंगे। अगर नंबर 3 है तो टाइम आपके पास कितना लगेगा, 3। तो इस बात का मतलब ये है कि टाइम जो है वो लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, जितना आप जो डाटा इनपुट है उसका साइज इंक्रीज करेंगे। आप देखें ये पर्पल लाइन किसको शो कर रही है, ये लीनियर को शो कर रही है, यानी जितना ज्यादा आपका डाटा इंक्रीज होगा उस हिसाब से ही जो आपका टाइम है वो लीनियरली क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब इसको एक एग्जांपल की मदद से अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जांपल 2 एग्जांपल दी गई है, किताब के अकॉर्डिंग भी दी गई है, इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप चाहें तो यहां से भी याद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर अ सिनेरियो, एक सिनेरियो देख लेते हैं, वेयर देयर आर n स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज। कॉलेज में कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ईच स्टूडेंट विद अ यूनिक स्टूडेंट आईडी कार्ड, हर स्टूडेंट का एक यूनिक आईडी कार्ड होगा। इफ वी नीड टू फाइंड अ स्पेसिफिक स्टूडेंट, अगर हमें किसी एक स्टूडेंट को तलाश करना है बाय सर्चिंग थ्रू द लिस्ट ऑफ ऑल n स्टूडेंट्स, उन तमाम n स्टूडेंट्स में से अगर आपने किसी स्टूडेंट को सर्च करना है, द टाइम it takes to find the student will depend upon the number of students we have to check। यानी अगर हमारे पास 10 स्टूडेंट हैं और हमने एक स्टूडेंट को ढूंढना है तो गालिबन हम 1 बाय 1 चेक करेंगे, तो इस हिसाब से हमारे पास टाइम भी 10 होगा। अगर हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हैं और एक स्टूडेंट को हम चेक करें तो टाइम भी उस हिसाब से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आप पूरी लिस्ट के अंदर 1 बाय 1 क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। अब हम चलते हैं नंबर 3 पर, जहां पर वो कहता है बिग ओ ऑफ n स्क्वायर, यानी जो नंबर ऑफ इनपुट हैं, टाइम जो है वो एक्सपोनेंट पावर के हिसाब से बढ़ेगा। मिसाल के तौर पर कि अगर आपके पास, मैं यहाँ पे पहले वाला सारा ख़त्म कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो तीसरा है वो कहता है कि डाटा आपके पास बेशक कम है लेकिन टाइम जो है वो क्या है, n स्क्वायर के हिसाब से बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास क्या है, डाटा 1 है तो टाइम कितना लगेगा, 1 लगेगा। अगर डाटा 2 है तो 2 की पावर 2 कितना होता है, टाइम 4 लगेगा। इसी तरह अगर आपके पास डाटा 3 है तो टाइम कितना लगेगा, टाइम आपके पास 9 लगेगा। यानी टाइम इंक्रीज हो रहा है क्या, एक्सपोनेंटली, स्क्वायर के हिसाब से, पावर के हिसाब से टाइम इंक्रीज हो रहा है। अब इसको एग्जांपल की मदद से समझते हैं। वो कहता है यहाँ पर द रन टाइम ग्रो क्वाड्रेटिकली एज द साइज ऑफ द इनपुट इंक्रीज। टाइम जो है वो क्वाड्रेटिकली इंक्रीज होगा, यानी स्क्वायर के हिसाब से इंक्रीज होगा।
एक्सपोनेंट के हिसाब से इंक्रीज होगा। फॉर इंस्टेंस कंसिडर अ सिनेरियो वेयर n स्टूडेंट्स इन अ स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन अ प्रोग्रामिंग कंपटीशन। वो कहता है कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास n नंबर ऑफ कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, वो किसी प्रोग्रामिंग कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं, एंड वी वांट टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ ईच पेयर ऑफ स्टूडेंट टू डिटरमिन द बेस्ट टीम। और हमने क्या करना है, उसमें से बेस्ट टीम का इंतखाब करना है जो कि प्रोग्रामिंग में सबसे ज़्यादा बेस्ट है। टू डू दिस वी मस्ट कंपेयर ईच स्टूडेंट विद एवरी अदर स्टूडेंट्स। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हर एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे जितने भी आपके पास हैं। द नंबर ऑफ कंपेरिजन रिक्वायर्ड इज द सम ऑफ द फर्स्ट n-1 इंटीजर। यानी मिसाल के तौर पर जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसका कंपैरिजन किससे होगा, n-1 से होगा। यानी फ़र्ज़ कर लें कि अगर हमारे पास जो n है वो 10 है, तो ये होगा कि आपके पास जो n है उसको आपने कर देना है n-1 के साथ, क्योंकि वो ख़ुद तो शामिल नहीं होगा ना। तो जब 10 में से हम 1 निकालेंगे तो आप देखिए हमारे पास कितने कंपैरिजन होंगे, 9 कंपैरिजन होंगे। और इसी तरह जो हमारे पास सेकंड स्टूडेंट होगा, अब हम क्या करेंगे, n में से 2 निकाल देंगे तो हमारे पास अब कितने कंपैरिजन होंगे, अब 8 कंपैरिजन होंगे। सो ऑन, अगर 3 है तो हम n को 3 में से माइनस कर देंगे, यानी 10 को 3 में से माइनस कर दिया तो हमारे पास कितने हो गए, आपके पास पहले 9 कंपैरिजन हुए, फिर 8 कंपैरिजन हुए, अब 7 कंपैरिजन हो गए। सो ऑन ये चलता रहेगा। तो इसी तरह n-1 प्लस n-2 प्लस n-3, यानी ये फार्मूला कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, जो मैं आपके सामने रीराइट कर देता हूँ। यानी आप देख सकते हैं कि आपके पास ये इस हिसाब से इसको क्या करना पड़ेगा आपको। अब देखिए तमाम हो गए, तमाम होने के बाद आपने उन तमाम कंपैरिजन को जो आपने किए हैं उनको प्लस भी करने, प्लस करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें जो टाइम है वो किस हिसाब से इंक्रीज हो रहा है, ये फार्मूला आपने याद रखना है। द नंबर ऑफ कंपैरिजन रिक्वायर्ड इन द सम ऑफ द फर्स्ट n-1 इंटीजर विच कैन बी अप्रॉक्सीमेटली n मल्टीप्लाई बाय n-1। यानी इतना टाइम आपको दरकार होगा अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं, क्योंकि आप हर एक को दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो इसमें जो टाइम है वो आप देख सकते हैं। अगर इसी बात को हम ग्राफ की मदद से समझें तो आपका जो टाइम है वो देखें किस हिसाब से इंक्रीज हो रहा है, n स्क्वायर के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है। डेटा बेशक थोड़ा सा, लेकिन टाइम क्या है, आपके पास अनमैनेजेबल टाइम तक इंक्रीज हो रहा है टाइम आपका। नंबर 4 आपके पास है n बिग और log n एक्सपोनेंट logarithmic time, the run time grow logarithmically, meaning it increase very slowly रिलेटिव टू द इनपुट साइज। यानी जो इनपुट साइज है वो ज़्यादा है और टाइम स्लोली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। फर्स्ट कर लें, इमेजिन यू आर थिंकिंग अ नंबर बिटवीन 1 to 100, कि आप 1 से 100 तक नंबर को क्या कर रहे हैं, फर्ज कर रहे हैं। पहले मैं आपको ग्राफ की मदद से भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखें इनपुट जो साइज है आपके पास वो देखें वो ज़्यादा हो रहा है, और जो आपके पास टाइम है वो क्या है, रिलेटिवली इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे कहा जाता है आई वांट टू गेस इट, मैं गेस करना चाहता हूँ। आप 1 से लेकर 100 तक कोई एक नंबर सोचें, मैं उसको गेस करूंगा और बताऊंगा कि आपने क्या नंबर सोचा है। बट आई कैन ओनली आस्क येस और नो क्वेश्चन, और मैं आपसे सिर्फ येस और नो क्वेश्चन पूछूंगा। इज इट ग्रेटर देन 50, क्या वो 50 से बड़ा है? अगर आप कहेंगे नहीं, मिसाल के तौर पर यूजर ने एक नंबर सोचा हुआ है 36, मैं कहता हूं जी जो आपका नंबर है वो 50 से बड़ा है, वो कहता है नहीं मेरा नंबर 50 से बड़ा नहीं है, तो मतलब नंबर 50 से छोटा हुआ। अब मुझे 50 के अंदर चेक करना है, 51 से 100 तक मेरे किसी काम के नहीं हैं। अब मैंने कहा क्या आपका नंबर जो है वो 25 से छोटा है? वो कहता है नहीं नंबर 25 से छोटा नहीं है, इसका मतलब 25 से बड़ा है। तो फिर मैंने कहा क्या आपका नंबर 37 के इक्वल है? वो कहता है नहीं 37 से इक्वल नहीं है। फिर मैंने कहा आपका नंबर क्या 36 है? गेस कर रहा हूं ना। कहता हाँ मेरा नंबर 36 है। आप देखें यहाँ पे इनपुट्स डेटा कितना है, 100 है, जबकि टाइम कितने स्टेप पे कंप्लीट हो गया है, जबकि टाइम में कितना आपको स्पेंड करना पड़ा, 3 से 4 या 4 से 5 स्टेप आपको लगे आपको वो जो आंसर है गैस करने पे। तो स्टूडेंट्स ये आप देख भी सकते हैं, मैंने आपके साथ इसका चार्ट भी शेयर किया, यकीनन आपको बात समझ आई होगी। और दूसरा पर्सपेक्टिव इसको समझ लेते हैं, वो है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेजर्स हाउ द अमाउंट ऑफ मेमोरी और स्पेस एंड एल्गोरिथम यूजेस चेंज एज द साइज ऑफ द इनपुट डाटा इंक्रीज। यानी आपके पास
अगर इनपुट डाटा वो इंक्रीज होता है तो उसको स्टोर करने में कंप्यूटर का एल्गोरिदम, उसमें कितनी मेमोरी या स्पेस दरकार होती है उस एल्गोरिदम को स्टोर करने के लिए। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ एफिशिएंटली एन एल्गोरिदम यूजेस द मेमोरी। यह हमें समझने में मदद करता है कि हमारा एल्गोरिदम कितने एफिशिएंट वे से मेमोरी को यूज़ कर रहा है व्हेन डीलिंग विद अ लार्जर अमाउंट ऑफ डेटा। अगर वो बड़े साइज के डाटा को डील कर रहा है तो वो मेमोरी को कितना एफिशिएंटली यूज़ कर रहा है। फॉर एग्जांपल, इफ एन एल्गोरिदम नीड्स टू स्टोर अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, एक एल्गोरिदम हम बनाते हैं और उसमें क्या होता है कि नंबर की लिस्ट जो है वो हमने स्टोर करनी है। इट्स स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी टेल अस, इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमें बताती है हाउ मच मेमोरी विल बी रिक्वायर्ड एज द वॉल्यूम ऑफ नंबर इंक्रीज। यानी अगर नंबर ऑफ वॉल्यूम इंक्रीज होते हैं तो आपको वो नंबर स्टोर करने के लिए मेमोरी में कितनी स्पेस दरकार होगी। अच्छा, इस चीज़ को आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे। कुछ एल्गोरिदम आगे आ रही हैं, उसके हिसाब से हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया, उससे आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।